वेल, तो आप एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर और कंडक्टर किसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ C एंड V. व्हाट इज दिस? कैपिटल V इज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर. ओके, या फिर आप उसे कैसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ Q इंटू V. तो आप ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C एज वेल एज हाफ CV स्क्वायर एज वेल एज हाफ ऑफ QV. ओके, चलिए अब हम देखते हैं capacitance of a spherical conductor. तो मेरे पास सपोज एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड या हॉलो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उस स्फीयर की रेडियस है मेरे पास r और उसे मैंने चार्ज दिया Q. डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल हो जाएगी कुछ V. आप जानते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल? इट विल बी 1/4πε0 Q divided by R potential, yes, of a sphere. So what will be the, can I write Q is equal to 4πε0 R into V. Compare it. Okay, now I know I can define C as Q by V. Yes, so what is Q by V from here? Is simply 4πε0 R. Now you check here, this is the capacitance of a spherical conductor. किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? 4 पाई तो नंबर है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम प्रॉपर्टी है. अभी एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है. अगर if डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कौन सा? जिसमें फील्ड प्रेजेंट है, ये फील्ड है यहाँ पे हर जगह, ठीक है. सो मीडियम इज K, देन ये कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स हो जाएगा, ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट R. इज दैट क्लियर? सो ये भी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे. तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का बढ़ा देते हैं, यानी K से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कब है? जब वैक्यूम या एयर है सराउंडिंग, और ये कब है? जब सराउंडिंग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. तो आप देख सकते हैं कि दिस न्यू कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द ओल्ड. अनदर फैक्टर इज R. R is determining the size of this sphere. ठीक है, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, उससे हमारे वो पॉइंट्स वेरीफाई हो रहे हैं कि कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम, द सराउंडिंग, द साइज, यस, शेप. डेफिनेटली ये इस टाइप का फॉर्मूला देख रहे हैं आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वो स्फीयर के लिए है. अभी हम और भी ज्योमेट्रीज के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, तो शेप का फैक्टर भी वहां पे आ जाएगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन Q एंड V. ओके, आप इसे एनर्जी से भी वेरीफाई कर सकते हैं. एनर्जी क्या थी? एक स्फेरिकल कंडक्टर की Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ध्यान से देखिए, इज इट Q स्क्वायर बाई 2C? यस, this is Q square by 2C because C is 4 pi epsilon naught R. So both ways you can understand this thing here. चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं अपन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स. So let us see sharing of charges. Between two conductors. ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है. दूसरा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है. ठीक है, और उनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया. इसके पास पहले चार्ज Q1 है, बाद में इसके पास चार्ज Q2 है, या ऐसे बोल दीजिए इसकी पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है. तो आपको पता ही है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, what will happen? Their potentials will become equal.
है ना, ये अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा ही है। तो अब दोनों की पोटेंशियल कुछ v हो जाएगी, यस, और दोनों पे कुछ नए चार्जेस आ जाएंगे, मान लीजिए Q1 एंड Q2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ शेयरिंग, मींस वी विल बी फाइंडिंग Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ दीज टू। ठीक है, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना था बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, सो Q टोटल इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो मैं Q टोटल को यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, Q इज द टोटल चार्ज। तो एक तो मेरे पास आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं क्या लिख पाऊंगा कि मेरे जो नए चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 इनका समेशन टोटल इनिशियल के इक्वल होगा। और दूसरा पोटेंशियल, तो अभी इसकी पोटेंशियल में क्या लिखूं, न्यू पोटेंशियल V, आई कैन राइट इट एज Q1 बाई C1 और I can write it as Q2 by C2. So can I write this Q1 as C1V as well as Q2 as C2V? Yes, I can write. But हमारा जो aim है यहाँ पे वो क्या है, we want to write Q1 Q2 in terms of C1 C2 first thing. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो Q1 by Q2 आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, C1 by C2 के इक्वल। सो बाय 1 एंड 2, बिल्कुल एक दो दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो बाय 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, Q1 विल बी इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू द टोटल चार्ज, Q2 विल बी इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। यस, देन ये भी इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। वहां हमने स्फीयर के लिए किया था तो रेडियस के टर्म्स में आ रहा था, नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। एंड हियर आल्सो यू कैन राइट V, व्हाट इज V, V इज Q1 बाय C1 से I write, so Q1 by C1 I'll get what, I'll get C1 will cancel out, so I'll get 1 by C1 plus C2 into I'll be left with Q. So it is Q by C1 plus C2. Okay, if I want to express in terms of V1 and V2, तो मैं कैपिटल Q को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। I can write कैपिटल Q as स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 और स्मॉल Q1 को लिख सकता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए काम का है, वहाँ भी डिराइव किया था हमने। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पे इन दोनों ही फॉर्मूलेज में पुट योर नोन टर्म्स लाइक Q1 Q2 दैट इज कैपिटल Q। अब जब टोटल चार्ज निकालेंगे उसमें भी आप Q1 Q2 को किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ, Q1 Q2 V1 एंड V2 विथ साइन, क्योंकि पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आप प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे अगर आप ये फॉर्मूलेस यूज कर रहे हैं तो। अच्छा, अभी हीट प्रोड्यूस्ड की बात कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई होगी, तो हीट प्रोड्यूस विल बी नथिंग बट डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ दिस। यस, सो लेट अस टॉक अबाउट हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड इन शेयरिंग of charge. So I'm writing heat produced as H. It will be equal to final energy of system minus initial energy of system. ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं, और कोई एजेंट ही नहीं है। So what is, अब आपके पास चॉइस है, आप किसके टर्म्स में जाना चाहते हैं। मैं V1 V2 के टर्म्स में से फाइंड कर दे रहा हूं। तो मेरे पास फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगी हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, दिस इज फाइनल, माइनस इनिशियल आ जाएगी हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला आई हैव। ओके, अब इसे जब अपन सॉल्व करेंगे, वन थिंग, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टर्म आप जब सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव होगा, बट हीट प्रोड्यूस्ड निगेटिव ऑफ दैट होगा। तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे इनिशियल लिख दे रहा हूं और यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा हूं। तो यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, ये प्लस और ये आगे वाला जो टर्म है वो माइनस के साथ। आप समझ रहे हैं क्यों?
क्योंकि हीट प्रोड्यूस तभी होगी जब मेरी फाइनल एनर्जी कम है एज कंपेयर टू इनिशियल। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस विल बी इक्वल टू हाउ मच। अच्छा अब एक काम करिए, फॉर सॉल्विंग दिस पुट दिस v हियर, आई एम गिविंग यू इट एज होमवर्क। तो ये कुछ वैसा ही तो है, हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। डू यू रिमेंबर लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कोलिजन? आई होप यू रिमेंबर दैट। तो कुछ वैसा ही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आता है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। v की जगह c1v1 c2v2 की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला आफ्टर सॉल्विंग यू गेट इट एज हाफ ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर इंटू v1 माइनस v2 नॉट स्क्वायर, सॉरी, दिस इज व्हाट यू गेट। कोलिजन में एक और फैक्टर आता था 1 माइनस ई स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वेरी मच लाइक कोलिजन। सो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड। इसमें भी आपको पुट v1 एंड v2 विथ साइन, ठीक है। तो यहां से आप टोटल 3 फॉर्मूले याद रखिए, फाइनल चार्जेस, फाइनल पोटेंशियल एज वेल एज द हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक कैपेसिटर टर्म मैंने आपको नहीं समझाया है कि कैपेसिटर क्या होता है। अभी हम सिर्फ कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर की, ठीक है। इसमें भी मैंने जो 2 कंडक्टर माने थे, दे वर क्वाइट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी हाउ वी विल डिफाइन द टर्म कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। उससे पहले चाहो तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस आइडिया। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं यहां पे। मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इसका कैपेसिटी ले लीजिए आप 10 माइक्रोफैरड और दूसरे का 5 माइक्रोफैरड। सो 10 माइक्रोफैरड एंड हियर यू हैव 5 माइक्रोफैरड। फैरड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस and this one has initial charge of 30 microcoulomb and that one has initial charge of say minus of 40 microcoulomb। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, कैपेसिटेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। चार्जेस पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। सो हियर जस्ट फाइंड द सिंपल, फाइंड फाइनल चार्जेस, find final charges, comma final potential and heat produced, and heat produced after key is closed। So चलिए करते हैं सॉल्व। तो की क्लोज करने के बाद इसको फर्स्ट मान लिया आपने, तो इसके टर्म्स वैसे ही लिख दो जो हमने डेरिवेशन में यूज किए थे। Q1 आ गया मेरे पास 30 माइक्रोकूलम और C1 10 माइक्रोफैरड, Q2 माइनस 40 माइक्रोकूलम, C2 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो चलो फाइनल चार्जेस निकालते हैं। फाइनल Q1 इट वाज C1 बाय C1 प्लस C2 इनटू द टोटल चार्ज। सो हाउ मच विल यू गेट? C1 10 डिवाइडेड बाय 10 plus 5 15 into the total, remember total is minus 10, ओके। या तो कैंसिल हो जाएगा माइक्रो, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आपके पास जो Q1 है वो कितना आ जाता है? when you solve you get this Q1 as 10 by 15 into minus of 10 microcoulomb, yeah, so you get this माइनस ऑफ 20 by 3 माइक्रोकूलम। Q2 बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो या फिर टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो।
तो मैं चलो ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ C2 by C1 plus C2. C2 is 5, C1 plus C2 is 15, into total is minus 10. So it is minus of 10 by 3 microcoulomb. This is your final charge on second capacitor. Common potential. अब कॉमन पोटेंशियल के लिए आपको C1 V1 C2 V2 वही यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा भी जा सकते हैं. इट इज नथिंग बट Q1 by C1 और Q2 by C2. Choice is yours. Say I go with Q1 by C1, so I get it as minus of 2 by 3 volt. ओके और अगर मैं यहां से जाता तो भी आप देख लीजिए, माइनस ऑफ 10 बाई 3 4 से डिवाइडेड बाई 5 है तो भी कितना आता, माइनस ऑफ 2 बाई 3 वोल्ट. यस, नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड. अब आप चाहो तो वैसे ही एनर्जी निकाल लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c इनिशियल फाइनल डिफरेंस लेके लिख दो, या फिर अगर फॉर्मूला यूज करना है तो फिर आपको V1 V2 लगेगा. तो आप V1 अगर निकालें तो V होता है यहाँ से Q बाई C, तो Q बाई C इस तरीके से यहाँ से 3 वोल्ट आ गया, और जो V2 है Q बाई C माइनस ऑफ कितना आएगा 8 वोल्ट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको रट जाना चाहिए, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C. ओके, सो ये आ गया आपके पास 3 वोल्ट एंड ए माइनस ऑफ 8 वोल्ट. पोटेंशियल स्केलर है, माइनस कंटिन्यूड रहेगा. तो हीट प्रोड्यूस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूं जो मैंने अभी डिराइव किया था. सो आई गॉट इट एज हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, रिड्यूस मास जैसा टर्म है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर. सो व्हाट आई हैव, हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5. बट रिमेंबर ये माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइक्रो का स्क्वायर, और नीचे सिर्फ माइक्रो बचेगा, ये ध्यान रखना. V1 माइनस V2 करेंगे तो 3 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर. सो आई गेट हियर 25 डिवाइडेड बाई 15, माइक्रो कंटिन्यूड है, इंटू 8 और 3 11, ये हो जाएगा 121. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. तो आपको कितना मिलना चाहिए, तो ये आ जाएगा 506 बाई 3 माइक्रो जूल. सो दिस मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस सिनेरियो. ओके, अब ये हीट किस में प्रोड्यूस होगी, ये हीट प्रोड्यूस होगी आपके कनेक्टिंग वायर में. तो मैं अगर आपको बता दूं कि इस कनेक्टिंग वायर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस कनेक्टिंग वायर का मास, और हाँ ये दोनों ही चीजें, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस कनेक्टिंग वायर का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ होगा. बिल्कुल, चलो लिखो. इफ length of the connecting wire is L, its density is rho, and area of cross section is capital A. Length L, density rho, area of cross section capital A. Specific heat capacity S. Specific heat capacity S. Then find change in temperature of the wire. Change in temperature of the wire, assuming no loss to the surroundings. Assuming no loss to the surroundings. So you can solve this. Yes. तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है आपके, दिस हीट प्रोड्यूस्ड, वो किसके इक्वल आएगी, मास ऑफ द वायर इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी. सो चेंज इन टेम्परेचर इट विल बी H डिवाइडेड बाय MS. अब आप लिख लो बस आपके नोन टर्म्स में, H बाय मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका मास हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है ना, हाँ मैंने S दिया है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो इट विल बी S. So that's the change in temperature. So change in temperature will be H by rho A L S. Okay? चलिए अब बात करते हैं अपन, हेडिंग लिखिए, कैपेसिटर और कंडेंसर. कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है. ये कंडेंसर आपने फैन वगैरह में देखे होंगे, है ना, गोल गोल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं, या कभी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट मदरबोर्ड देखा हो किसी कंप्यूटर का, है ना, तो उसमें आपको छोटे छोटे सिलेंडर्स दिखते हैं, कलरफुल सिलेंडर्स लाइक ब्लैक और डार्क ब्लू, दोज आर कैपेसिटर्स.
ठीक है, और उनका रोल होता है एनर्जी को स्टोर करके और जब जरूरत हो तब सप्लाई करना। ओके, सो जैसे आप देखेंगे कि आपका लैपटॉप वगैरह है या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आप उठा लें, ठीक है, तो इस डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो क्लॉक फंक्शन है, अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तब भी इसकी क्लॉक करेक्ट टाइम बताती है। तो बंद करने के बाद भी क्लॉक को पावर कहां से मिलती है? सो देयर आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस इन द मदरबोर्ड जो ठीक ठाक एनर्जी स्टोर कर लेती हैं, जो काफी दिनों तक आपकी क्लॉक को रन कर सकता है। ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर का यूज होता है आपका कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है ना। तो आप सोचिए कैमरे में नॉर्मल कुछ आपने अगर देखे हो तो बैटरी ऑपरेटेड कैमरेज भी आते थे जिसमें आप बाहर से बैटरीज डालते थे, ठीक है, आज भी है बैटरीज, बस क्वालिटी बढ़ गई है। तो वो छोटी सी बैटरी इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से प्रोवाइड कर देता है उस फ्लैश को? तो ये कुछ फ्लैश लाइट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने एक नल में से धीरे धीरे पानी आ रहा है, उस पानी को एक बाल्टी में भर लिया और उस बाल्टी को उड़ेल दिया लगा एक साथ, ठीक है। तो आप ऐसे ही कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी की एनर्जी से चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है और जैसे ही आप बटन दबाते हैं सारी एनर्जी एक साथ सप्लाई कर देता है। ओके, डैम भी उसका एक एग्जांपल है, कुछ ऐसा ही फंक्शन डैम भी करता है कि रिवर का एक उतना फ्लो तो होता नहीं है रिवर में, पर उस फ्लो से भी वो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद दे कैन क्रिएट ट्रिमेंडस फ्लोस वेयर दे कैन यूज इट इन पावर जनरेशन। ठीक है, सो कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज समथिंग लाइक द डैम, okay, which stores the energy over a time and can release the energy out of sudden। अच्छा, अब ये कैपेसिटर होता क्या है तो समझ लेते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर, तो ये बनता है दो कंडक्टर्स को पास लेके आते हैं जब हम, ठीक है, when two conductors are brought closer then एक न्यूट्रल और एक चार्ज है, तो उसकी जो फेसिंग सरफेसेस हैं दे विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कल की क्लास में मैंने बात की थी, एंड दिस पेयर ऑफ कंडक्टर्स फॉर्म्स ए कैपेसिटर। तो लिख लीजिए, ए कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स separated by a dielectric। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इनफाइनाइट होता है, तो डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम बोल रहे हैं दे आर लाइक वुड और प्लास्टिक और समथिंग, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक ठाक हो, ठीक है। सो और डाइलेक्ट्रिक यूज करना ऑप्शनल है क्योंकि एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। सो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कैपेसिटर की, विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है? ये बनता है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक प्लेट होती है, इट्स ए कंडक्टिंग प्लेट, इसकी अपनी कुछ थिकनेस होगी डेफिनेटली, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और सपोज हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, से इट इज चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में सिखाया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा इधर आधा इधर। अब इसके सामने एक और कंडक्टिंग प्लेट लेके आ जाइए आप, ठीक है, ब्रिंग वन मोर कंडक्टिंग प्लेट, ऑलराइट। तो अगर मैंने एक और प्लेट इसके सामने लेके आ गया तो अब आप समझिए दे आर जस्ट कैप पैरेलल टू ईच अदर, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो आप देख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन देम इट इज डी, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, दोनों प्लेट्स के एरिया सेम है, ठीक है। और मैं अभी दोनों को ही चार्ज दे दूं अगर,
तो मैं उनको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, एक प्लेट ये 2 डायमेंशन में, इसको मैंने अगर चार्ज Q1 दिया, इसको Q2 दिया, तो बाहर कितना चार्ज आता है Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ भी कितना आता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। बट रिमेंबर ये चार्ज अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ये चार्ज जितना फील्ड प्रोड्यूस राइट में करेगा, ये चार्ज उतना ही फील्ड प्रोड्यूस लेफ्ट में करेगा। सो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन चार्जेस की वजह से ही होता है। और यहाँ पे जो चार्ज आता है वो कितना आएगा, अगर मैं बताऊं तो Q1 माइनस दिस नंबर, ठीक है, इट विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इसके पास आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा है। अब अगर मैं इसे अर्थ कर दूं, इफ आई अर्थ दीज आउटर प्लेट्स, तो क्या होगा, ये आउटर चार्ज भाग जाएगा और अंदर हमारे पास चार्ज रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस चैप्टर में हम ये जो बाहर का चार्ज है इसकी बात नहीं कर रहे होंगे, आप मानेंगे कि बाहर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ यहीं पे चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, और ऐसा पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पे 0 0 चार्ज रखें, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर इसके पास चार्ज Q है और इसके पास चार्ज माइनस Q है, तो फिर क्या होगा, इफ दिस इज Q एंड माइनस Q, तो इसके पास चार्ज यहाँ पे कितना आएगा Q, और इसके पास यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस Q, और यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि यहाँ टोटल बाई टू आता है। समझ पा रहे हैं आप? तो बाहर कोई चार्ज नहीं है, और ये मिलके अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयर विल बी नो फील्ड हियर, देयर विल बी नो फील्ड हियर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव Q का इधर, नेगेटिव Q का इधर, पॉजिटिव Q का इधर, नेगेटिव Q का इधर, दे विल कैंसिल आउट। तो बात समझ में आ रही है? सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर बाय, ठीक है, और उनके बीच में हमने उनको चार्ज दे दिया जो उनकी फेसिंग सरफेसेस पे दिख रहा है। सो दे विल हैव चार्ज। सपोज मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसकी जो फेसिंग सरफेस है, ब्लू वाले की जो फेसिंग सरफेस है, उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसकी फेसिंग सरफेस पे नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे और ज्यादा जगह नहीं है दिखाने की, अंदर की इसकी फेस में देख नहीं पा रहा हूं। इट विल बी द इक्वल नेगेटिव चार्ज विल बी देयर, और इन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, फील्ड। इन दोनों के बीच में फील्ड सेटअप हो जाएगा, बाहर कोई भी फील्ड नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, हम क्या कर लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स is kept very small as compared to their area। तो प्लेट्स का कुछ एरिया है, जैसे एक रूम की वॉल्स ले लीजिए आप, इस रूम की वॉल्स, जैसे ये वॉल है और इसकी फेसिंग वॉल है, इनको मैं पास लेके आऊं और कुछ 1-8 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे ना ऐसे आमने सामने रख दूं, लाइक दिस। कैन यू फील इट? 1 सेंटीमीटर, दे आर ह्यूज वॉल्स। तो अब अंदर के पॉइंट्स के लिए क्या मैं इन दोनों वॉल्स को इनफाइनाइट ट्रीट कर सकता हूं? यस, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट एज सच कोई आप इनफाइनाइट प्लेन बना ही नहीं सकते। तो इनफाइनाइट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन रियलिटी हम उनका क्या यूज करेंगे कि आप कोई भी एक प्लेट ले रहे हैं और उसके बहुत पास में ही आप एनालाइज कर रहे हैं फील्ड को, तो आप वहां मान सकते हैं कि वो प्लेट कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो सेम आई एम डूइंग हियर। यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 प्लेट्स हैं, इनको काफी क्लोज लेके आया गया, मींस डी इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स। तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ का जो फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट। बट एकदम एंड पे अगर मैं बात करूं, एंड पे, तो ये तो अब इसके यहाँ तो प्लेट ही नहीं है, यहाँ भी कोई प्लेट नहीं है, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, वो कैसा हो जाएगा, कर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो एकदम स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, इट विल बिकम कर्व्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि अंदर का फील्ड स्ट्रेट क्यों था, आपको अगर मैं समझाऊं, ये अपना प्लेन है, ठीक है। यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इधर का जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके का फील्ड बनाएगा, इधर का जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके का, तो नेट फील्ड ऐसे बन जाएगा। पर मैं अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे यहाँ का जो चार्ज है वो ऐसा ही फील्ड बनाएगा, ऊपर कोई है ही नहीं जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर सके। तो जो एंड्स हैं, एंड्स पे मैं उसे इनफाइनाइट ट्रीट नहीं कर पाऊंगा। तो हियर एंड्स यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फील्ड पैटर्न, सेम वे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फील्ड पैटर्न हियर ऑल्सो,
ओके, इनको अपन बोलते हैं फ्रिंजेस और दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट एंड इफेक्ट। ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपोर्टेंट टर्म है, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंजिंग इन कैपेसिटर और फ्रिंजिंग इफेक्ट इन कैपेसिटर। तो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड लाइंस इन बिटवीन आर स्ट्रेट, एंड्स पे वो कैसी हो जाती है, कर्व्ड, एंड दे आर कर्व्ड इन दिस सिनेरियो आल्सो, यहां पे भी। ओके, सो इन्हें बोलते हैं फ्रिंजेस। पर आगे जब मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे बच्चों, तो हम क्या मानेंगे, एंड इफेक्ट्स पे हम नहीं जाएंगे। तो वी विल बी डिस्कसिंग द फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, हम एंड इफेक्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे इन अवर कैलकुलेशंस। ऑलराइट, well, now let us derive the formula. Now we will derive the formula of this capacitance for this capacitor. तो आगे से हम इसे ऐसे ना दिखाते हुए हम सिंपली ऐसे दिखाया करेंगे। ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है। तो ये हो गया अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हो गया उनके बीच का सेपरेशन विच इज डी। एरिया आपको नहीं दिख रहा है। ओके, मैंने इसे कुछ चार्ज दिया, तो इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है यहां पे Q, और उतना ही इसकी फेसिंग प्लेट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इट इज -Q। क्यों, फेसिंग सरफेसेस शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से लॉजिकली बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आउटर सरफेसेस फिलहाल इस सिनेरियो में 0 चार्ज रखती हैं, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज हाउ मच, 0। अच्छा, अगर इस पर Q1 और Q2 होता तो यहाँ पे मैं आपको इतना चार्ज आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फेसिंग सरफेसेस के चार्ज का, आउटर का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस स्पेस। सो फील्ड लाइंस मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। सो दिस इज द फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ओके, दिस इज द फील्ड हियर। कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स? व्हाई नॉट? वी कैन राइट due to the positive it will be Q divided by 2 epsilon naught A. Due to the negative it will be Q divided by 2 epsilon naught A. Yes, so अच्छा, पॉजिटिव वाला राइट की तरफ, नेगेटिव वाला भी राइट की तरफ, इन बिटवीन जोन की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि आप डायरेक्शन में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो उनको। आप देखिए यहाँ पे E ऑफ पॉजिटिव भी इधर ही है और E ऑफ नेगेटिव भी इधर ही है। They will add up. So what is the field in between the plates? It is Q divided by epsilon naught A. इसे आप याद रखें। Field, electric field between plates of a parallel plate capacitor. ठीक है? Now, what is the potential difference between plate 1 and plate 2? So, potential difference between plate 1 and plate 2 वो फाइंड करेंगे हम field potential relation से। तो सपोज मैं 1 से 2 जा रहा हूं, आई राइट V2 minus V1 as minus of E dot S, because why I can use this as E is uniform। तो यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है ना? यस। सो हाउ मच आई गेट दिस? इट इज V2 minus V1 is equal to minus of E dot S। तो आप देख लीजिए मेरी फील्ड की डायरेक्शन इधर है। यस, मैं इधर ही जा रहा हूँ 1 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो इट विल बिकम E into D। So V2 minus V1 is coming out to be minus of QD divided by epsilon naught A। Now why minus? It indicates that plate 2 is at low potential as compared to प्लेट 1। तो अगर आप हाई माइनस लो लिख दें, हाई माइनस लो, तो कितना हो जाएगा? QD डिवाइडेड बाय epsilon naught A। यस, एंड दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। एज आई वाज टेलिंग, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो व्हाट इट विल बिकम, वोल्टेज को हम अभी V से लिखेंगे। तो आइसोलेटेड कंडक्टर में भी वोल्टेज था, वो कहां से कहां था? सरफेस टू इनफाइनाइट। अभी हमारा जो फील्ड है वो कन्फाइंड है फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, तो V आता हो जाएगा वोल्टेज बिटवीन 1 and 2 which is V। So what is the voltage I got between the plates? I got this voltage as QD divided by epsilon naught A।
Now I will use the definition of capacitance. What is the definition of capacitance? C equals to Q by V. What is Q by V here? You can check Q by V here is epsilon naught A by D. Remember this formula. So this is the formula of capacitance of a parallel plate capacitor. Clear? So capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. Alright, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए हैं. लेट्स समराइज दोस पॉइंट्स जिन्हें आप याद रखेंगे. तो मैं इसे मिटा रहा हूं. सो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ठीक है, प्लेट 1 प्लेट 2 Q माइनस Q. ठीक है, इनके बीच का इनमें जो फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं. हाई माइनस लो, पॉजिटिव प्लेट हाई पे होगी, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे होगी. सो यू कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप यहाँ पे पहले फील्ड लिख लीजिए. आपका जो फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A. ठीक है, एंड वोल्टेज आप सिंपली ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं. ED मैं हाई माइनस लो लिखा हूं, जिसे आप लिख सकते हैं QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A. और जो कैपेसिटेंस है इट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. ठीक है, नाउ एक टर्म यूज किया जाता है व्हिच इज चार्ज ऑन कैपेसिटर. चार्ज ऑन कैपेसिटर. तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इसका मतलब होता है चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट. चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट, जैसा डाइपोल में भी था. चार्ज ऑफ डाइपोल, क्योंकि टोटल चार्ज तो जीरो ही है, पर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कभी भी अपन चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलेंगे. तो व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर इन दिस इज Q. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू आस्क यू what is force between the plates. Force between the plates of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आपको आता है. फोर्स क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इनटू फील्ड ऑफ अदर. यस, हाँ, और फील्ड ऑफ अदर कहां लिखना होता है? एट द लोकेशन ऑफ चार्ज ऑफ फर्स्ट प्लेट. ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका फील्ड किसकी वजह से किस पर फोर्स निकाल रहे हैं. सो लेट अस सी हाउ मच वी गेट. सो यू कैन राइट फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2. यू कैन राइट इट एज चार्ज ऑफ प्लेट 1 इनटू फील्ड ऑफ प्लेट 2. तो ये बात समझिए, ये आपकी प्लेट 1 है, दिस इज प्लेट 1, ये प्लेट 2. सिर्फ इस बार फील्ड ऑफ प्लेट 2 की बात करनी है, विच इज नेगेटिवली चार्ज. तो फील्ड ऑफ प्लेट 2 इज इन दिस डायरेक्शन एंड हाउ मच? इट इज Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A. एंड चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में आएगा. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 न्यूटन थर्ड लॉ से उल्टा आ जाएगा. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो व्हाट इज द वैल्यू? चार्ज इज Q एंड फील्ड इज Q divided by 2 epsilon naught A. So the force between the plates is Q square divided by 2 epsilon naught A. ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं. इसके आगे मैं आपको कल समझाता हूं. ओके, थैंक यू.